नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नासा के गेटवे लूनर प्रोग्राम के बारे में। गेटवे लूनर चांद के चक्कर लगाने वाला एक आउटपोस्ट होगा। तो जिस तरह से आईएसएस धरती के चक्कर लगा रहा है, उसी तरह से ये गेटवे लूनर चांद के चारों ओर घूमेगा। लेकिन इसका पर्पस क्या है, कौन से ओवरऑल प्रोग्राम का यह हिस्सा है, इन सभी बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, जहां पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू अपने स्मार्ट कोर्सेज पर, खास करके यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ईयर एंड सेल के तहत। तो 31 दिसंबर यानी आज अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं ईयर एंड 10, तो आपको यूपीएससी स्मार्ट कोर्स पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लूनर गेटवे क्या है? नासा का लूनर गेटवे प्रोग्राम एक स्पेस स्टेशन को मून के ऑर्बिट में पहुंचाना चाहता है और ये ओवरऑल आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। आर्टेमिस नासा का लेटेस्ट मून मिशन है, जिसके तहत मून पर एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करवाया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। टारगेट 2024 का है और उसी आर्टेमिस मिशन में लूनर गेटवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है। इसका नाम ही है गेटवे, यानी कि ये हमारे रिसर्च का गेटवे है फॉर द मून। तो यहां पर आप देख सकते हैं अर्थ थोड़ा छोटा नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव, और यहां पर है मून। तो जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, उसी तरह से मून का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनेगा लूनर गेटवे, और इसी लूनर गेटवे को बेस बनाकर यहां से आगे मून की रिसर्च करी जाएगी। रोवर्स को भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, लेकिन जो रहने की व्यवस्था होगी, जो रिसर्च होगा, वो पूरा इस स्पेस स्टेशन से होने वाला है। तो लूनर गेटवे एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक आउटपोस्ट का काम करेगा, यानी कि धरती से दूर एक छोटा सा एरिया है जहां पर इंसान रह सकते हैं लंबे समय तक। तो यहां पर साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स रहकर रिसर्च कर सकते हैं कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक। तो ये एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ भविष्य के मिशंस में ये एक स्टेजिंग पॉइंट का काम करेगा। स्टेजिंग पॉइंट का मतलब है कि जैसे मान लो मार्स पर 10 साल बाद इंसान को भेजना है नासा को, तो पहले यहां तक भेजा जाएगा लूनर गेटवे तक। तो अर्थ से पहले एस्ट्रोनॉट्स पहुंचेंगे यहां पर और फिर यहां से आगे मार्स की जो यात्रा है वो करी जा सकती है। मान लो यहां पर आते आते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक स्टेजिंग एरिया का काम भविष्य में कर सकता है। इस पूरे प्रोग्राम को वैसे तो नासा लीड कर रहा है, लेकिन नासा के साथ कुछ अन्य इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज भी इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, और कुछ कमर्शियल पार्टनर्स जैसे कि स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन। तो जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2 महीने पहले ही ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन किया है कि नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम पर हम कोलैबोरेट करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन हो चुका है और दिसंबर के महीने में लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि जो इसका काम है कंस्ट्रक्शन का, वो शुरू हो चुका है। जो रॉकेट्स होंगे, जो इनका रोवर होगा, उन सभी इक्विपमेंट पर काम शुरू हो चुका है। तो ये लूनर गेटवे नासा के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा का प्लान है कि आगे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जाए, यानी कि मार्स और आगे के भी जो प्लैनेट्स हैं वहां तक इंसान को भेजने की कोशिश करी जा सकती है। उस पूरे प्रोग्राम में ये गेटवे बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो भविष्य में नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम, एसएलएस रॉकेट, ओरायन स्पेसक्राफ्ट और ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम्स जो तैयार कर रहा है, जो एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजेंगे, उनमें ये गेटवे भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इंसान को चांद पर भेजने की जो ये कवायद है, नासा वैसे पहले भी भेज चुका है इंसानों को, लेकिन 1970s के बाद से कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया। उसके बाद पिछले 50 सालों से ये सारे मिशंस बंद हैं, लेकिन अब नासा फिर से चांद पर इंसान को भेजना चाह रहा है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा मार्स पर इंसान को पहुंचाना। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है कि पहली महिला को चांद पर कदम रखवाना। 2024 का इनका टारगेट है और आर्टेमिस नाम अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर आपको मालूम हो तो 1960s और 70s में जब नासा ने आखिरी बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारा था, उस प्रोग्राम का नाम था अपोलो। अब आपको मुझे ये बताना है कि 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था, तो वो कौन सा अपोलो मिशन था? अपोलो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा एक उसका नंबर था। वो नंबर आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है? अपोलो डैश यानी कि कौन सा नंबर है। तो अपोलो ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉड है और वहां पर अपोलो की बहन होती है आर्टेमिस, ठीक है? ये दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं। तो अपोलो और आर्टेमिस भाई बहन है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम इस बार नाम रखा गया है क्योंकि टारगेट क्या है कि पहली महिला को चांद पर भेजना है
और इस बार जो टीम सिलेक्ट करी है नासा ने, जो एक हफ्ते पहले ही अनाउंस करी गई है, उसमें बहुत सारी महिला एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने शामिल किया है। इस टीम में एक भारतीय मूल के पायलट भी हैं, राजा चारी। इनको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया में एक्साइटमेंट भी था। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो सिद्धांत सर का वीडियो देख सकते हैं। और इस टीम में खासियत अगेन यही है कि इसमें बहुत सारी महिलाओं को शामिल किया गया है। कोशिश ये करी गई है कि ज़्यादातर महिलाएं हों, और डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई तो चांद पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जाएं, बट दिस इज़ द टीम। इनमें से कुछ को सिलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा। तो लूनर गेटवे का पुराना नाम डीप स्पेस गेटवे है। तो इसकी प्लानिंग कई सालों से चल रही है। पहले इसको DSG डीप स्पेस गेटवे कहा जाता था। 2018 में जब नासा ने अपना बजट सबमिट किया सरकार को, उस समय इसका नाम रख दिया गया लूनर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म गेटवे, LOPG। लेकिन अब इसको सिंपली लूनर गेटवे कहा जा रहा है। तो नासा खुद ये टर्म इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका काम क्या होगा? ये एक स्टेजिंग पॉइंट का काम करेगा, जहाँ से रोबोटिक मिशंस यानी कि रोबोटिक रोवर्स, उनको भी चांद पर उतारा जा सके और इंसानों को भी, एस्ट्रोनॉट्स को भी चांद पर उतारा जा सके। और इस आर्टेमिस मिशन में स्पेसिफिक टारगेट रहेगा लूनर साउथ पोल, क्योंकि चांद का जो साउथ पोल है वहां पर अभी इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई है। अगर इसके बजट की बात करें तो अभी प्रिलिमिनरी स्टडीज यानी कि जो शुरुआती काम है उसके लिए $332 मिलियन का बजट कांग्रेस ऑलरेडी इनके लिए अप्रूव कर चुकी है। अल्टीमेटली बजट इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। कितना होता है वो हम देखेंगे आने वाले 3 सालों में। तो इसका कंस्ट्रक्शन 2020 के अंत में स्टार्ट हो चुका है और 2024 में इनका टारगेट है कि चांद तक पहुंच जाना है। इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जिसमें 14 से भी ज़्यादा स्पेस एजेंसीज हैं, इन्होंने ये कहा है कि गेटवे की सक्सेस बहुत ही क्रिटिकल है ताकि आगे इंसान मार्स और अन्य प्लैनेट्स तक पहुंच सकें। तो इसीलिए कई इंटरनेशनल एजेंसीज यहाँ पर कोऑपरेट कर रही हैं। अब ये लूनर गेटवे में जो मेजर कंपोनेंट्स होंगे, वैसे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो पहला तो है यहाँ पर पावर एंड प्रोपल्जन एलिमेंट। पावर एंड प्रोपल्जन बिल्कुल सिंपल नाम ही बता रहा है कि धरती से उसको ऑर्बिट, मून के ऑर्बिट तक पहुंचाना है, तो उसको पावर चाहिए, प्रोपल्जन चाहिए, तो वो वाला एलिमेंट होगा। लेकिन जो मेन इसका काम है वो क्या है? इंसान के रहने लायक वहां पर स्थिति बनाना। तो हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट, हेलो, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और तीसरा इसकी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि रोवर्स को चांद तक पहुंचाने वाला जो हिस्सा होगा। तो ये इसके कंपोनेंट्स का एक डिटेल्ड मैप है, आप पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका प्रोपल्जन एलिमेंट है। उसके बाद इसके हैबिटेशन मॉड्यूल्स है, यानी कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे और इससे रोवर निकल कर आगे जा सकते हैं। कहाँ पर? चांद की सतह पर। तो ये तो चांद की सतह से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर रहेगा, ऑर्बिट में रहेगा, और यहाँ से रोवर्स को, एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा मून के सरफेस पर। तो हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट मेरे ख्याल से इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। जो भी क्रू आएंगे एस्ट्रोनॉट्स के धरती से, वो यहाँ पर रहेंगे और उनकी बेसिक लाइफ सपोर्ट नीड्स को पूरा करना काफ़ी ज़रूरी है, और आगे की ट्रिप के लिए उनको प्रिपेयर करना भी ज़रूरी रहेगा। और ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इस लूनर गेटवे स्टेशन तक आएंगे किसमें? ओरायन स्पेसक्राफ्ट में। लूनर गेटवे स्पेस स्टेशन को सप्लाई करने के लिए नासा ने प्राइवेट कंपनीज के साथ, कमर्शियल कंपनीज के साथ करार किया है, जिसमें SpaceX सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये सप्लाई भेजेगी, कार्गो सप्लाई भेजेगी अपने रॉकेट्स पर, और इसके लिए भी इन्होंने कुछ महीने पहले करार फाइनल कर लिया है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इनका जो गेटवे लॉजिस्टिक्स है पूरा, वो नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में बेस्ड है। ऐसा अनुमान है कि हर मिशन के लिए एक लॉजिस्टिक्स सर्विस डिलीवरी भेजनी पड़ेगी। और ये जो स्पेस स्टेशन है, इसकी खासियत ये रहेगी कि यहाँ पर मान लो एस्ट्रोनॉट गए 2024 में, वहाँ पर रुके 2 महीना, उन्होंने रिसर्च करा, वापस आ गए। 2025 में फिर से किसी को भेजा जा सकता है, 1 महीने रिसर्च करके वापस बुलाया जा सकता है। इस स्पेस स्टेशन को परमानेंटली वहाँ रखने का ये फ़ायदा है, आप बस लॉजिस्टिक्स को सप्लाई करते रहो, एस्ट्रोनॉट्स को भेजते रहो, और आपका काम आगे से आगे चलता रहेगा। इसके ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ही एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, जो ऑलमोस्ट रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट है। ये चांद के सबसे नज़दीकी स्तर पर अगर आप देखें तो 1500 किलोमीटर दूर होगा मून के सरफेस से, और अपने फार्देस्ट पॉइंट पर 70,000 किलोमीटर। इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है। 6 डे का ऑर्बिट है, और इसका ऑर्बिट इतना अजीब सा रखने के पीछे रीज़न ये है कि ये चांद के शैडो एरिया से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि अगर शैडो एरिया में आ गया ये, तो फिर अर्थ के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा से। तो अर्थ के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रहे, इसीलिए इसका ऑर्बिट इतना ज़्यादा एलिप्टिकल है।
स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट 3 महीने तक रह पाएंगे, 3 महीने की कैपेसिटी होगी और यहाँ से ये मून की सतह तक ट्रैवल कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे अन्य ऑर्बिट्स में भी शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो ऑर्बिट अभी मैंने आपको बताया इसी में रहना ज़रूरी है, इसमें ये कैपेबिलिटी होंगी कि मैन्यूवर करके इसको दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर हम इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कंपेयर करें तो ये उससे थोड़ा सा छोटा है। इसमें जो हैबिटेबल वॉल्यूम है, यानी कि जहाँ पर लोग रह सकते हैं, वो ISS के मुकाबले तो बहुत ही कम है। यहाँ पर केवल 55 क्यूबिक मीटर्स है, यहाँ 388 क्यूबिक मीटर स्पेस है। यहाँ पर 6 क्रू मेंबर एक साथ रह सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 4। 30 to 90 डे का स्टिंट हो सकता है, यानी मैक्सिमम 3 महीने यहाँ पर क्रूज को सपोर्ट किया जा सकता है। और ISS में 5 से 6 महीने तक एस्ट्रोनॉट्स आराम से रह लेते हैं और इसको एक बार ही यूज़ किया जाएगा साल में, जब भी लूनर मिशंस लॉन्च होंगे। और ISS में तो कंटिन्यूसली कोई ना कोई रहता ही है। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो मैंने इंटरनेशनल एजेंसीज बताई थी लेक्चर की शुरुआत में, उसमें रशियन स्पेस एजेंसी शामिल नहीं थी। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि रशिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जो मून के अराउंड ऑर्बिट करेगा। इन्होंने 2007 में ही उसका डिज़ाइन बना दिया था और इनकी जो पूरी प्लानिंग है वो 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की है, एक तो ऑर्बिटल स्टेशन और दूसरा चांद की सतह पर एक बेस। तो ये 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाह रहे हैं। इसमें जो ऑर्बिटल स्टेशन होगा ये स्टोरेज कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर क्रूज रह सकते हैं और अल्टीमेटली इससे क्या होगा, रिमोट सेंसिंग भी करी जा सकती है, मून के सरफेस की कार्टोग्राफी करी जा सकती है और अर्थ और लूनर सरफेस पर जो इनका बेस होगा भविष्य में उसके बीच में सिग्नल्स रिले करने में भी ये हेल्प करेगा। रशिया अपना अलग लूनर ऑर्बिटल स्टेशन बना रहा है क्योंकि उसे लगता है कि आर्टेमिस में नासा और अमेरिका पूरी तरह से हावी हैं। ये पूरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा US सेंट्रिक है, तो ये अपना अलग प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। हालांकि रशिया की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, वो अपना ओरेल क्रू स्पेसक्राफ्ट जो है उसको इस तरह से डेवलप कर रही है कि भविष्य में ये नासा के गेटवे के साथ कॉम्पैटिबल हो। तो हो सकता है कि अगर पॉलिटिकली दोनों के बीच में डील हो जाती है, एजेंसीज के बीच में बातचीत हो जाती है, तो भविष्य में रशिया भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ इसमें शामिल नहीं है। तो रोसकॉस्मोस यानी कि रशियन स्पेस एजेंसी के रिश्ते चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ काफ़ी अच्छे हैं और हो सकता है कि ये दोनों इस लूनर ऑर्बिटल स्टेशन में कोलैबोरेट करें। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बातचीत जारी है, हो सकता है कि कोलैबोरेशन हो। चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन और बना रहा है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, चांद के नहीं, अर्थ के ऑर्बिट में रहने के लिए अपना एक अर्थ स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। और इसका जो एक पहला सेक्शन है वो उम्मीद करी जा रही है कि 2021 की शुरुआत में ही लॉन्च हो जाएगा। और चाइना का अल्टीमेट एम है कि वो भी चांद की सतह पर एक लूनर बेस बनाए जो चांद के साउथ पोल के आसपास हो। चांद का जो साउथ पोल है वहाँ पर काफ़ी सारे क्रेटर्स हैं जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, वास्ट रिजर्व्स ऑफ वाटर आइस है, तो वहाँ से पानी की सप्लाई हो जाएगी और अल्टीमेटली एक बेस बनाकर वहाँ पर लंबे समय तक रहा जा सकता है। रशिया भी ISS का एक ऑल्टरनेटिव बना रहा है क्योंकि देखो ISS 90s में लॉन्च हुआ था और अब वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके अंदर पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो वैसे रिपेयर वगैरह होता रहता है लेकिन एक एज भी होती है किसी भी मशीन की। तो अब आज 25-30 साल के बाद ये ISS रहने लायक नहीं रहेगा, तो ISS का ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है। तो रशिया कोशिश कर रहा है कि वो अपने स्तर पर ISS के जैसा एक स्पेस स्टेशन अर्थ को ऑर्बिट करता हुआ बना दे। जाते जाते एक छोटा सा ट्रिविया है, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि नासा चाइना के स्पेस एजेंसी के साथ कभी भी कोलैबोरेट नहीं करता क्योंकि अमेरिका में एक कानून बनाया हुआ है। 2011 में उन्होंने एक कानून बना दिया था कि नासा चाइनीज़ स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता। बहुत रेयरली 1 या 2 बार इन्होंने कोलैबोरेशन करी है, वो भी सरकार से अनुमति लेकर। अब हो ये रखा है कि नासा चाहता है कि कोलैबोरेशन हो, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है दोनों देशों के बीच में उसके कारण अभी तक उन्हें अनुमति नहीं मिली है। और ये अनुमति क्यों नहीं दी जाती है, ये कानून क्यों लाया गया, क्योंकि 90s में ये देखा गया था कि जो चाइना की नई नवेली स्पेस एजेंसी थी वो अमेरिका के टेक्निकल अचीवमेंट्स को चुराकर अपने कंपोनेंट्स बना रही थी। तो एस्पियोनाज का भी बहुत डर रहता था कि नासा से ये लोग टेक्नोलॉजी और जो भी लेटेस्ट उपकरण है उनको कॉपी कर सकते हैं, उनके डिज़ाइंस को ले सकते हैं। तो इसीलिए 2011 में ऑफिशियली ये कानून ला दिया गया। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।